नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है उत्तराखंड प्राइम में और आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। वन मंत्री हरक सिंह रावत इन दिनों लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय नजर आ रहे हैं। हरक सिंह रावत अपनी पुत्र वधू अनुकृति गुसाई के लिए प्रचार लगातार कर रहे हैं। दरअसल हरक सिंह रावत कई बार अनुकृति के लिए लैंसडाउन से टिकट की पैरवी भी कर चुके हैं। जिस तरह से हरक सिंह रावत इन दिनों लैंसडाउन में सक्रिय हैं, उसके बाद इस सीट से मौजूदा विधायक दिलीप रावत भी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। दिलीप रावत पहले भी कई बार कह चुके हैं कि उनकी सीट पर गिद्ध की नजर है। अब देखिए, लगातार लंबे वक्त से हालांकि ये चर्चाएं हो रही थी कि हरक सिंह रावत अपनी पुत्र वधू के लिए टिकट की पैरवी कर रहे हैं। उनकी दावेदारी वक्त वक्त पर वो जताते रहते थे, जाहिर करते रहते थे। अब जानकारी एक बार फिर से मिल रही है कि अलग अलग हिस्सों में लैंसडाउन के वो बेहद सक्रिय दिखाई दे रहे हैं और वहां पर जनसंपर्क भी कर रहे हैं। लोगों से मुलाकात जब करते हैं तो अनुकृति का जिक्र वो करते हैं और मीडिया से भी कई बार जब उन्होंने बातचीत की है तो अनुकृति का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि अनुकृति लैंसडाउन के पूरे इलाके में बहुत सक्रिय है, बहुत एक्टिवली वो काम कर रही हैं। जनता से जुड़े मुद्दों पर लगातार अनुकृति की नजर है और साफ तौर से इसको ये माना जा रहा है कि हरक सिंह रावत अपनी पुत्र वधू के लिए टिकट की पैरवी कर रहे हैं। अब इसी लिए दिलीप रावत जो है वो नाराज दिखाई दे रहे हैं। नहीं, ये मुझे खुद नहीं मालूम है कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हम सब लोग क्योंकि 4.5 साल पौने 5 साल तो बहुत ही अच्छे रहे। अब हो सकता है क्योंकि वो मेरी अनुकृति जो है वहाँ काम कर रही है और वो इसलिए नहीं कर रही क्योंकि उसका घर है वहाँ और वो पूरे प्रदेश में काम कर रही है, अपने एनजीओ के माध्यम से पूरे प्रदेश में काम कर रही है। तो अब दूसरे क्षेत्र में पूरे प्रदेश में अगर कोई लड़की काम कर रही है तो जहाँ उसका मायका है, जहाँ कि वो बेटी है, वहाँ भी अगर वो काम कर रही है तो हो सकता है इसलिए उनको कहीं लगता होगा कि भाई अनुकृति यहाँ से चुनाव लड़ सकती है। तो वो मुझे जो लगा। अब चले इसी पर ब्यूरो चीफ अजीत राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अजीत जी, देखिए लंबे वक्त से वो गाहे बगाए इस बात का जिक्र तो कर रहे थे कि अनुकृति इस लैंसडाउन के पूरे इलाके में बेहद एक्टिव हैं, एक्टिवली वो काम कर रही हैं जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर। अब खबर यह है कि अलकमान से भी उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की है। अब दावेदारी को लेकर जो नाराजगी है वो उभर रही है उत्तराखंड बीजेपी के भीतर। बिल्कुल दीपा, देखिए जैसा हरक सिंह रावत अभी बता ही रहे थे एबीपी गंगा के दर्शकों को, कल से वो दिल्ली भी हैं। जैसा हमारे सूचना मिल रही है कि वो दिल्ली इसी लाइजनिंग के लिए गए हुए हैं कि वो अपनी पुत्रवधू अनुकृति गुसाई के लिए भी एक टिकट पक्का करना चाहते हैं। उत्तराखंड में हरक सिंह रावत ही नहीं, कई ऐसे नेता हैं जो वारिसों को आगे बढ़ाने की कवायद में इस समय जुटे हुए हैं और हरक सिंह रावत खास तौर पर चूंकि खुले तौर पर बहुत ऐलानिया अंदाज में इस बात को कह चुके हैं कि अगर कोई महिला आत्मनिर्भर होकर राजनीति में आगे बढ़ना चाहती है तो बुराई भी क्या है। और उनकी पुत्रवधू अनुकृति गुसाई जो मॉडल रही है आला दर्जे की, तो एक एनजीओ के माध्यम से लैंसडाउन और कोटद्वार के क्षेत्र में वो एक बहुत व्यापक पैमाने पर काम कर रही हैं। हजारों महिलाओं को अपने साथ जोड़कर वो आत्मनिर्भर बनाने की एक कोशिश करने का दावा करती हैं। वो ऐसा क्या कर रही होंगी वहाँ जिससे लोग उनके साथ जुड़ रहे होंगे। तो हरक सिंह रावत अपनी इस राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के मूड में हैं और वो चाहते हैं कि उनकी पुत्रवधू को टिकट दे दिया जाए। चूँकि वो मॉडल है और वो पुत्रवधू है उनकी, वो अपना एक काम कर रही है, लेकिन वो सियासी नहीं है, वो राजनीतिक नहीं है। तो इसलिए इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी एक अफरा तफरी जैसी स्थिति है। दूसरा क्या है, भारतीय जनता पार्टी का दीपा एक अलग तरह का मिजाज होता है। वो बहुत ही कम ऐसे घटनाक्रम हैं आज तक जहां एक ही परिवार में 2 टिकट देने की एक उनकी परंपरा रही हो। वो बहुत स्पष्ट तौर पर ये भी कहते हैं, चूंकि पिछली बार भी एक कोशिश हुई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भीतर कहीं अगर बहुत ही मजबूरी ना हो जाए। जैसे मैं उत्तराखंड का एक दूसरा उदाहरण देता हूँ कि एक चक्राता और विकासनगर दोनों सीट अगल बगल में है, लेकिन प्रीतम सिंह के सामने भारतीय जनता पार्टी को जब कोई प्रत्याशी नहीं मिलता तो वो विकासनगर से उनके अपने ही विधायक मुन्ना सिंह चौहान की पत्नी को उतारती हैं। लेकिन बाकी दूसरी जगह ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बहुत स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं कि जो एक परिवार से एक ही को टिकट दिया जा सकता है, 2 लोगों को टिकट नहीं दिया जा सकता। अब इसी के बाद ये चर्चाएं चल रही है कि हरक सिंह रावत इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के फिर कांग्रेस में जाने की जो अटकलें हो रही हैं कि उसके लिए एक होमवर्क करते दिख रहे हैं, अपनी एक कार्य योजना बना रहे हैं। हालांकि अभी भारतीय जनता पार्टी को या किसी के भी नेता इस बात को पक्के तौर पर नहीं कह सकते, गारंटी के तौर पर नहीं कह सकते हैं, ना दावा करते हैं कि हरक सिंह रावत भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे या नहीं।
तो वो एक इस समय अपनी पुत्रवधू के लिए और अपने राजनीतिक कैरियर के लिए एक अवसर ढूंढ रहे हैं, और उस अवसर, अगर वो अवसर उनके भारतीय जनता पार्टी में मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा है, वरना उनके लिए रास्ते तमाम खुले हैं। चुनाव बहुत करीब है, काउंटडाउन चल रहा है चुनाव का, ऐसे वक्त में इस तरीके से बातें जो निकल करके सामने आ रही हैं हरक सिंह रावत के जरिए, वो भी अब बीजेपी के लिए ठीक नहीं है। ऊपर से दिलीप रावत ये पहले ही कह चुके हैं कि अगर इस तरीके से वो नजर गढ़ाए हुए हैं लैंसडाउन की सीट पर, तो उनके पास भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जिस पर वो आगे बढ़ सकते हैं। आप किस तरीके से इस पूरे मामले में और अपडेशन आते हैं उस पर भी लगातार करोगी। बहुत शुक्रिया आपका अजीत जी पूरी जानकारी के लिए। देहरादून से बड़ी खबर है, कांग्रेस नेता हीरा सिंह बिष्ट का बड़ा बयान सामने आया है। दल बदलू नेताओं को पार्टी में नहीं मिलनी चाहिए जगह, हीरा सिंह ये कह रहे हैं। सिर्फ अपने स्वार्थ को देख करके दल बदलते हैं कई बड़े चेहरे, कई नेता, ऐसे नेताओं से पार्टी की छवि खराब होती है। देहरादून कांग्रेस के नेता है हीरा सिंह बिष्ट, उनका बड़ा बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं कि दल बदलू जो नेता हैं उनको पार्टी से टिकट नहीं मिलना चाहिए, पार्टी में जगह नहीं दी जानी चाहिए। सिर्फ अपने स्वार्थ को सर्वोपरि रख करके ये नेता दल को बदलते हैं। चुनाव नजदीक आते आते राजनीतिक भविष्य को तलाशते हैं, जहां पर इनको राजनीतिक भविष्य सुरक्षित दिखाई देता है वहां पर जाते हैं, ये गलत है। पार्टी लीडरशिप स्ट्रिक्टली कदम उठाते नहीं लेना चाहिए। ऐसे लोगों को सबक मिलना चाहिए जो अस्थिरता पैदा करते हैं, जो खरीद फरोख्त करते हैं, जो पैसों पर बिकते हो, नीलाम होते हैं, उन लोगों को कांग्रेस में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। बड़ा स्पष्ट मत मेरा है कि उनके बिना कांग्रेस चले ही क्या। कौन सा ऐसा बहादुर आदमी जिसके पीछे पूरे उत्तराखंड की जनता पीछे पागल हो रही थी? ऐसा कुछ नहीं है। सब स्वार्थ के लिए आ रहे हैं, रोजी रोटी के लिए नहीं, बल्कि लूट खसोट के लिए आ रहे हैं ऐसे लोग। ऐसे लोगों को सबक मिलना चाहिए, और ये अगर ऐसा करते हैं तो हमारे स्टेट की या सेंटर की लीडरशिप की कमजोरी मानूँ। अगर इनसे ज़्यादा बात करते हैं, ज़्यादा प्रोत्साहन उनको देते हैं, तो इन लोगों ने जिन्होंने पार्टी को धोखा दिया उनको तो निश्चित सबक मिलना चाहिए। अब चलिए आपको सीधे खटीमा लिए चलते हैं, वहां पर पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी है, अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को संबोधित कर रहे हैं, सुनाते हैं। मैं अभिभूत हूँ और मुझे लगता है कि मैं जितना भी काम करूं, वैसे मैंने कोशिश की है, जब आप लोगों ने मुझे सेवा का अवसर दिया है, जितनी मेरी योग्यता है, जितनी मेरी क्षमता है, मैंने कोशिश करी है कि ये सीमांत क्षेत्र विकास की मुख्य धारा में शामिल हो। लेकिन मैं आप सब लोगों के ऋण से कभी ऋण नहीं हो सकता हूं जो आप लोगों ने मुझे विधानसभा का सदस्य बनाया पहली बार। हर बार मैं देखता हूं, जब भी कोई अवसर आया, अफवाहें बहुत चलती हैं, बहुत प्रकार की बातें चलती हैं, लेकिन मुझे अपनी यहाँ की माताओं में, बहनों में, यहाँ के नौजवानों में, यहाँ के बच्चों में हमेशा एक वो भाव दिखाई देता है। जब मैं पहली बार विधानसभा के चुनाव के लिए खड़ा हुआ था, उस दिन नामांकन करने जब मैं जा रहा था, तो मैं लोहिया हेड के पास जब पहुंचा हुआ था, जब मैं लोहिया हेड के पास पहुंचा, और मुझे भरने जी, मुझे पहले इतनी बड़ी भीड़, कभी इतने लोग पीछे मुझे कभी दिखाई नहीं दिए। उस दिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, जब 2012 के चुनाव में पहली बार नामांकन का पत्र भरने जा रहा था, तो लोहिया हेड के कोने पर जब पहुंचकर मैंने पीछे की तरफ को देखा, आप भी पीछे से थी मोहनी जी, तो पीछे से जब मैंने देखा तो इतनी माताएं, बहनें, छोटे छोटे बच्चे, सारे के सारे झंडा कंधे में लेकर चल रहे थे। छोटे बच्चे भी झंडा उठा रहे थे। तो मैं सच बताऊं, तो अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता को संबोधित कर रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, और अपने 5 साल के कार्यकाल के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में विस्तार से वो जानकारी दे रहे हैं। चुनाव की तैयारियों पर निर्वाचन आयोग की बड़ी बैठक जारी है। पिछले करीब 2 घंटे से ये मीटिंग चल रही है। अधिसूचना और कितने चरण में चुनाव होंगे, ये फाइनल फैसला सामने आ सकता है। बड़ी रैलियों और जनसभाओं के लिए नियमों पर भी चर्चा होगी, ये कहा जा रहा है। आज चुनाव की तारीख और अन्य बातों पर फाइनल फैसले की उम्मीद है। ये कहा जा रहा है कि तारीख क्या होगी इलेक्शन की, इसको लेकर भी आज बैठक में चर्चा लगातार हो रही है। और इसके अलावा और भी जो कोविड से संबंधित मसले हैं, लगातार कोविड के केस बढ़ रहे हैं, ऐसे केस में कैसे संपन्न होंगे चुनाव और कितने फेजेस में संपन्न करवाए जाएंगे, इसको लेकर चर्चा हो रही है।
और देखिए, अगर 5 पॉइंट में समझें कि निर्वाचन आयोग की बैठक में आज क्या क्या हो रहा होगा, तो आपको बताते हैं विस्तार से। 5 राज्यों में चुनाव के लिए अंतिम रणनीति तैयार होगी। देखिए, आपको विस्तार से बता रहे वो 5 पॉइंट्स क्या हो सकते हैं। 5 राज्यों में चुनाव के लिए अंतिम रणनीति तैयार होगी। कहाँ कितने चरण में चुनाव हो, इस पर भी फाइनल फैसला होगा। किस राज्य के लिए कब अधिसूचना जारी हो, इस पर भी मुहर आज लगेगी। और साथ ही कोविड संकट से संभल कर कैसे चुनाव करवाए जाएं, दिशा निर्देश पर सहमति बनेगी। और रैलियों को लेकर पार्टियों के लिए क्या क्या गाइडलाइंस हो, इस पर भी मुहर लगेगी। अब जो राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके लिए क्या गाइडलाइंस हो सकती हैं जो मुकम्मल साबित होंगे इलेक्शन के लिए, इस पर भी चर्चा होगी। देखिए, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए शासन ने बड़ा फैसला लिया है। उत्तराखंड सचिवालय में फिलहाल बाहरी लोगों की एंट्री बैन कर दी गई है। बाहरी लोगों के लिए सचिवालय को 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। फिलहाल सचिवालय परिसर में अधिकारी कर्मचारियों की सिर्फ जरूरी कामों के लिए ही एंट्री होगी। इसके साथ ही सचिवालय परिसर में किसी बाहरी शख्स के वाहन की भी एंट्री नहीं हो पाएगी, ये साफ तौर से कह दिया गया है। और साथ ही एहतियात के तौर पर सचिवालय के गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग भी की जाएगी। जो आवश्यक कामों के लिए अधिकारी कर्मचारी आएंगे सचिवालय के भीतर, उनकी भी थर्मल स्क्रीनिंग बहुत जरूरी है, ये की जाएगी। चलिए, इसी पर अधिक जानकारियों के साथ पंकज राणा सीधे जुड़ चुके हैं देहरादून से, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। पंकज, देखिए, लगातार कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में एहतियात के तौर पर तमाम कदम हैं जो उठाए जा रहे हैं। अब अहम खबर यह है कि सचिवालय में जो बाहरी लोग आते थे उनकी एंट्री तो बैन हो गई है, और साथ ही जो अधिकारी कर्मचारी वहां पर आ रहे थे उनके लिए भी जो प्रोटोकॉल है उनकी पालना करना बहुत जरूरी होगा। विस्तार से बताएं। बिल्कुल, देखिए, कल शाम ही शासन की ओर से आदेश जारी हुए हैं कि सचिवालय के अंदर जो तमाम बाहरी लोग आते हैं उन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाए। इसके अलावा जो ऐसे अधिकारी कर्मचारी हैं जो दूसरे विभागों से सचिवालय में मीटिंग के लिए आते हैं, उनको भी ये कहा गया है कि वो अगर सचिवालय में मीटिंग के लिए आ रहे हैं तो वो एक अपने विभाग से एक आदेश लेके आए कि वो इस मीटिंग में सचिवालय में परिसर में प्रवेश कर रहे हैं। और मैं सचिवालय के बाहर ही मौजूद हूँ, मैं थोड़ी तस्वीरें भी दिखा देता हूँ दर्शकों को कि किस तरह से जो आज बहुत जो हमेशा सचिवालय के अंदर चहल पहल होती थी, अधिकांश लोग यहाँ अपने कामकाज के लिए आते थे, वहाँ आज देखिए बहुत कम संख्या है। सिर्फ अधिकारियों की गाड़ी यहाँ खड़ी हुई है। उसके अलावा जो बाहरी लोग यहाँ से अपने काम के लिए आते हैं उनमें से बिल्कुल भी लोगों की आवाजाही सचिवालय के परिसर के अंदर नहीं हो रही है। सुरक्षाकर्मी अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं और वो ये भी जानकारी ले रहे हैं कि भाई आप लोग किस काम के लिए आए हैं। ये सभी चीज़ें इसलिए भी की गई हैं क्योंकि कोविड का दीपा लगातार प्रकोप उत्तराखंड में बढ़ रहा है। 630 मामले कल आए थे और उसी को मद्देनजर रोकने के लिए सचिवालय में कोरोना का प्रवेश ना हो, कोरोना सचिवालय में ना फैल पाए, इसलिए जो बाहरी लोग हैं उन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। अधिकारी योगी और जो सचिवालय के अंदर काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको ही अनुमति दी जा रही है। उनका भी थर्मल स्क्रीनिंग गेट पे की जा रही है, मास्क उनको अनिवार्य कर दिया गया है, इसके अलावा सैनिटाइजर भी उनको दिया जा रहा है। तो तमाम चीजें दीपा कर दी गई हैं। ये कहा जा सकता है कि जो कोविड के मामले बढ़ रहे हैं उसके अब और ज्यादा बढ़ने ना पाए, इसके लिए कदम उठाया गया है। और लगातार एहतियाती जो कड़े कदम हो सकते हैं सरकारी स्तर पर, वो लगातार उठाए जा रहे हैं जो बहुत जरूरी है वहां पर आम लोगों के लिए भी। इसीलिए जो एंट्री है उसको बैन कर दिया गया। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए और अपडेट। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब सख्ती लगातार बढ़ती जा रही है। राजधानी देहरादून में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। नाइट कर्फ्यू के दौरान अधिकारी शहर में निरीक्षण करते दिखाई देंगे और दिखाई दे भी रहे हैं। डीएम और एसएसपी ने पलटन बाजार का निरीक्षण किया। इस दौरान लोगों को कोविड के नियमों का पालन करने के लिए अपील भी की, लोगों से गुजारिश की। सर, आज गैलोड की दुकान पे जाओ अंदर। अब देखिए, उत्तराखंड में लगातार हर दिन कोरोना के मामलों में जबरदस्त इजाफा हो रहा है। गुरुवार को कोरोना के 630 नए मामले सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। सवाल सबसे बड़ा यह है कि कहीं ये तीसरी लहर की आहट तो नहीं है। पिछले एक हफ्ते के आंकड़ों पर गौर करें तो उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण तेजी से अपने पांव पसार रहा है। नए साल की शुरुआत से ही कोरोना के केस लगातार बेहिसाब बढ़ रहे हैं। नए साल के पहले दिन 118 मामले सामने आए थे। ये पूरा डेटा आपको अभी तक का हम दे रहे हैं। शुरुआती दिन यानी कि पहले दिन 118 मामले सामने आए, एक की जान गई। 2 जनवरी को 259 केस निकल करके सामने आए। उसके बाद 3 जनवरी को देखिए 189 कोरोना के मामले सामने आए और उसके बाद 4 जनवरी को 310 केस रजिस्टर्ड किए गए। 5 जनवरी को 505 कोरोना के मामले सामने आए और 6 जनवरी को कोरोना के 630 केस सामने आए हैं, जो कि बेहद डराने वाले आंकड़े हैं। और हर गुजरते दिन के साथ आंकड़ों में किस तरीके से इजाफा हो रहा है वो भी आपको समझना होगा। तमाम एहतियाती कदम उत्तराखंड में सरकार उठा रही है। प्रशासनिक अमला मुस्तैदी के साथ जुटा हुआ है कि केस ना बढ़े, लेकिन उसके बावजूद भी केसेस में इजाफा हो रहा है।
अभी सिचुएशन धीरे धीरे आपने देखा है कि बहुत सारे राज्यों में केसेस बढ़े हैं, पीक करे हैं। हमारे यहाँ सिचुएशन अभी इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं हुई है जितना पहले के टाइम पे हो गई थी, बट वो स्थिति ना आने पाए उसके लिए हमें थोड़ा बचना चाहिए। और जैसे जैसे वायरस आगे बढ़ेगा वो केसेस अपने साथ बढ़ाता रहेगा। तो पिछले 1 महीने के मुकाबले ही देखें हम तो केसेस काफ़ी इंक्रीज़ कर रहे हैं। ये आगे और ना बढ़ें तो इसके लिए हमको थोड़ा सा आपस में भी कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा विद अदर स्टेट्स और अपने आपस के स्टेट में भी। अब विकासनगर से बड़ी खबर है। विकासनगर में पुल से नीचे गिरी कार, सहसपुर ढाकी के पास यह हादसा हुआ है। हादसे में एक शख्स की मौत की खबर है, एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। विकासनगर से देहरादून ये कार आ रही थी, अचानक से हादसे की खबर सामने आई, जिसके बाद से हड़कंप मचा। स्थानीय पुलिस पहुंची वहां पर। खबर यह है कि हादसे में एक शख्स की मौत हुई, पुल से नीचे कार गिर गई। सहसपुर ढाकी के पास ये हादसा हुआ। हादसे के बाद की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। एक शख्स की जान जाने की खबर है, एक घायल हुआ है जिसको तुरंत ही अस्पताल पहुंचा दिया गया। विकासनगर से देहरादून ये कार आ रही थी, अचानक से सहसपुर ढाकी के पास ये हादसा हुआ है जिसमें एक शख्स की जान गई है, ऐसी खबर है।